लीड कास्ट में है मिस्टर अभिषेक बच्चन। वेल सच कहूँ तो आज से पहले अगर इनकी किसी मूवी ने सबसे ज्यादा अगर मेरा दिल जीता था तो उसका नाम था गुरु, जिसके बाद में अब जाकर एक और तगड़ी मूवी हम सभी के सामने आई है। वेल मैंने इसे नेटफ्लिक्स पर देखा और साथ ही चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस मूवी ने मेरे दिल को छुआ आपके दिल को भी छुए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि हरित प्रदेश के सीएम गंगाराम चौधरी से होती है, जहाँ पर वह अपने आप को पुतिन और बराक ओबामा जैसे फिट राजनेताओं के समान समझते हैं। हालांकि इन पर कई सारे घोटालों का केस भी चल रहा है, मगर वह इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इनके कुछ दोस्त आते हैं जो कि इनके किए गए पिछले घोटाले में कहीं ना कहीं मिले जुले थे और बताते हैं कि इस बार आपको कोर्ट में मौजूद होना ही पड़ेगा। तब वहाँ पर गंगाराम चौधरी अपने सेक्रेटरी आरपी टंडन और अपने बाकी सभी साथियों के साथ कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तभी घर से जाते वक्त उनकी बीवी बिमला उनसे पूछती है कि आज घर पर आप खाने में क्या खाएंगे। वेल उसका ये पूछना काफी स्लो वे में था। तब वहाँ पर सीएम गंगाराम चौधरी उससे कहते हैं, रे तो सीएम की बीवी है, थोड़ी ऊंची बोलिया कर, यूं डर डर के ना जिया कर, चलूं। जिसके बाद में गंगाराम चौधरी की कोर्ट में पेशी होती है। सभी दलीलों को सुनने के बाद में कोर्ट के जज इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का तय करते हैं। देखा जाए तो अब सत्ता इनके हाथ से निकल चुकी थी, मगर गंगाराम तो गंगाराम थे और उन्होंने फोन कर दिया अपनी पत्नी बिमला को और कह दिया कि आज से तो सीएम की पत्नी नहीं बल्कि खुद सीएम है, सत्ता संभाल बिम्बो। और अब होना क्या था, मिसेस बिमला गंगाराम चौधरी बन चुकी थी हरित प्रदेश की न्यू सीएम, जहां पर हर कोई उनके बस पैर छू रहा था, क्योंकि उनकी वजह से ही तो पूरा शहर चलता था। मीनवाइल जब चौधरी जी को थाने ले जाया जाता है, तभी सेक्रेटरी टंडन चौधरी जी से बस से उतरकर पैदल जाकर जेल में एंट्री करने के लिए कहते हैं, जिस पर चौधरी उन्हें कहता है, करे हम चौधरी हैं और हमारा सर कभी झुका ना करें, इसलिए तन्ने बड़ा वाला गेट खुलाना पड़ेगा। अब सेक्रेटरी टंडन करता भी तो क्या करता, वो जाकर इंस्पेक्टर सतपाल तोमर से कहता है कि भैया बड़ा वाला गेट खोलिए, चौधरी जी बिना बड़े गेट के अंदर ना जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर सतपाल तोमर कहीं ना कहीं गंगाराम जी की काफी इज्जत करता था, क्योंकि उनके दूर के बड़े ऑफिसर ने उनकी ज्वाइनिंग करवाई थी पुलिस में। जिसके बाद गंगाराम जी की जेल में एंट्री होती है। अब सतपाल तो उनके करीब रहना चाहता था, उनका खास बनना चाहता था, इसलिए उन्हें एक सेपरेट रूम दिया जाता है जिसके अंदर एसी, पंखा, कूलर, टीवी, बड़ा फ्रिज और साथ ही शानदार पलंग था। और जाते वक्त उन्हें 2 रिमोट देकर जाता है, एक रिमोट टीवी का, वहीं पर दूसरा रिमोट जिसके अंदर एक छिपा मोबाइल था जिससे कि वो अपनी सत्ता को चला सके। वहीं दूसरी तरफ अब बिमला सीएम बनने की शपथ ले रही थी, जिसे इंग्लिश तो दूर की बात हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी और बड़ी ही मुश्किल से वो अपने शपथ पत्र को पढ़ती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी सभी अपोजिशन के लोग उस पर हंस रहे थे। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जेल में गंगाराम चौधरी पर, जैसे कि इस जेल में 3 नए दोस्त मिलते हैं। एक का नाम होता है घंटी, जैसे कि आपने कई बार यूट्यूब वीडियोज में देखा होगा। इस मूवी में इसका किरदार एक साइकिल चोर का है, मगर उसकी मैथमेटिक्स जबरदस्त थी। दूसरे का नाम था ईमानदार, जो कि एक सिविल इंजीनियर होता है और गंगाराम चौधरी द्वारा बनाए गए एक ब्रिज के गिर जाने के जुर्म के चक्कर में उसे जेल में डाल दिया गया था। और तीसरे का नाम होता है प्रेम, जिसकी हिंदी काफी अच्छी थी। अगर सीधे मायनों में देखा जाए तो हर कोई अपनी एक खासियत लेकर चल रहा था। वहीं दूसरी ओर हमें बिमला को दिखाया जाता है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर अब एक नए नेता की तरह अपनी गद्दी को संभाल चुकी थी। साथ ही अब उसके तेवर भी बदल चुके थे और उसकी एक नई सेक्रेटरी भी आ चुकी थी। यहाँ जुडिशियल कस्टडी में सीन शिफ्ट होता है गंगाराम पर, जो कि इस वक्त सो रहा था। तभी वहाँ पर सतपाल भागा भागा उनके पास आता है और बताता है कि वैसे तो चौधरी जी काफी कम टाइम है आपको यहाँ पर, मैं आपको फटाफट से यहाँ से निकलवा दूंगा, लेकिन क्या है ना कि अभी यहाँ पर एक नई पुलिस वाली आने वाली है जिसका नाम है ज्योति देसवाल, वो थोड़ी सी कड़क है। तो चौधरी जी कहते हैं उसका कोई दिक्कत ना है, मन ऐसी छोरिया घनी आई है, मेरे से मेडल लेके गई है, तो उस बात की टेंशन ना ले, उसको मैं देख लूंगा। वहीं पर सेकंड सीन में एंट्री हो ही जाती है इस जेल की नई पुलिस ऑफिसर मिस ज्योति देसवाल, जो कि अपने पहले दिन पर सभी कैदियों के साथ में मैस में लंच करने के लिए कहती है। अब उनका आदेश था तो मानना तो पड़ता, इसलिए सारे के सारे कैदी मैस में बैठकर खाना खा रहे थे। इस वजह से चौधरी साहब को भी आना पड़ता है, लेकिन जब उन्हें खाना परोसा जाता है तो उस खाने को देखकर उनका गुस्सा उबल पड़ता है और वो उस खाने को फेंक कर बोलते हैं कि रे ऐसा खाना तो मेरा जानवर भी ना खावे और ये खाना मैं खाऊंगा, हटा इसको। जिस पर ज्योति कहती है कि अगर सारे कैदी यही खाना खा रहे हैं तो आपको भी खाना पड़ेगा, कोई आपके लिए 5 स्टार होटल से खाना नहीं आएगा। वैसे एक बात बताइए, यहाँ पर आपको कितने दिन हो गए, जरा इसका रजिस्टर तो लेकर आओ। और जब रजिस्टर लाया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर चौधरी साहब को तो करीब 30 दिन के ऊपर हो चुके हैं। तो वहाँ पर ज्योति उनसे पूछती है कि अगर 30 दिनों तक आपने ये खाना नहीं खाया तो आखिर आपके लिए खाना आ कहाँ से रहा है।
वेल ज्योति को समझ में आ तो गया था कि इस सब के पीछे सतपाल का हाथ है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं और गंगाराम से कहती है कि यहाँ पर अपने साइन करो। और जब वो साइन करता है तो वो काफ़ी फनी साइन थे। दैट वाज ओनली 5 डंडी विथ 1 बिंदी। अगर साफ तौर पर कहूँ तो उसे अपना साइन तक करना नहीं आता था। खैर हमने भी फ्रेंच, स्पेनिश और मैंड्रिन लैंग्वेज के डिप्लोमास लेकर कौन से तीर उखाड़ लिए, हम भी तो यही कर रहे हैं। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। ज्योति पूछती है कि आखिर आप पढ़े लिखे कितने हैं, तो वो बताता है कि मैं 8वीं पास हूँ। तो वो सतपाल से कहती है कि सतपाल जी आखिर 8वीं पास लोगों के लिए इस जेल में क्या काम है। तो वो बताते हैं कि जैसे कुर्सी बनाना, भाटे तोड़ना और खाना पकाना। जिस पर फाइनली ये डिसीजन निकलता है कि अगले दिन से गंगाराम जी कुर्सी बनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ उन्हें बाकी कैदियों की तरह ही ट्रीट किए जाने के बारे में कहा जाता है। हालांकि गंगाराम इस बात से काफी खफा था, मगर सतपाल उन्हें भरोसा दिलाता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, जिसके बाद में इनका ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ में। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और यहाँ पर न्यू सीएम बिमला गंगाराम चौधरी उनसे मिलने के लिए आती है, जो कि एक नई सीएम बन चुकी थी इस प्रदेश की। चौधरी जी कहते हैं, बिमला तू तो बड़ी निखर गई, आप फटाफट यहाँ से मुझे निकाल। और साथ ही उसे ये भी कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस न्यू ऑफिसर ज्योति को यहाँ से तबादला करवा के हटवा दे। मगर रिप्लाई में बिमला जी उनसे कहते हैं कि आप ही तो औरतों की रक्षा का वादा किया था, और अगर एक औरत पुलिस ऑफिसर बनकर इस राज्य की सेवा करे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वैसे जहाँ तक तबादले की बात मुझे याद आई, आप ही ने तो उसका तबादला इस जेल में किया था, तो अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। देखा जाए तो अब बिमला को पूरी पॉलिटिक्स समझ में आ चुकी थी और अब वो नहीं चाहती थी कि उनके अपोजिशन यानी कि उनके खुद के पति अब इस सत्ता को चलाए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर चौधरी जी घंटी के साथ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी कुछ बच्चे हाथ में किताब लिए वहाँ से निकल रहे थे। तो चौधरी जी घंटी से पूछते कि घंटी, अरे ये सब कतार बना के कहाँ जा रहे हैं। तो घंटी उन्हें बताता है कि बेसिकली ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये पढ़ने जा रहे हैं। क्राइम इन्होंने जरूर किया है, मगर पढ़ाई का राइट्स गवर्नमेंट इनसे नहीं छीन सकती, इसलिए ये कोई काम नहीं करते और बस पढ़ाई करते हैं। ये सुनकर गंगाराम को आइडिया आता है कि वो अब कोई काम नहीं करेगा और पढ़ाई के बहाने अपने दिन वहीं पर निकाल देगा और इस मौज मस्ती में कब उसकी बेल हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कि उसी वक्त वहाँ पर ज्योति जी पहुंच जाती है। अब उसे अपने सामने देखकर वो वापस से वहीं पर बैठकर कुर्सी बनाने का नाटक करने लगता है। तभी जाते वक्त चुपके से तोमर उनकी एक फोटो खींच लेता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। और अब होना क्या था, इतने बड़े चौधरी जी जो कि पूरे प्रदेश को चलाते थे आज एक कुर्सी बना रहे हैं, तो धमाकेदार उन पर मीम्स बनने लगते हैं और हर जगह उनकी थूथू होने लगती है। और अब तो गंगाराम जी को काफी गुस्सा आ चुका था। अब वो इस जेल में एक पल नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए वो अपने भाई को फोन लगाकर अपनी बेल करवाने के बारे में कहते हैं। अब उनका भाई भी आधा जड़गवार, वो जाकर सीधा जज को घूस खिलाने की बात करता है, मगर जज काफी ज्यादा ईमानदार था और वो कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे घूस खिलाने की कोशिश करे तो भी सीधा उसी जेल में मिलेगा। और अब अपनी बेल के सारे रास्ते बंद होते देखकर वहाँ पर चौधरी ज्योति के पास पहुँचता और कहता है कि मुझे 10वीं करनी है, यानी कि अब यहाँ पर रहकर वो अपनी बाकी का टाइम पढ़ाई में लगाएगा। जिस पर ज्योति उन पर हंसने लगती है और कहती है कि चौधरी जी ये पढ़ाई है पढ़ाई, कोई आपकी राजनीति नहीं है जो आप चुटकियों में कर लोगे। मगर गंगाराम ने तो ये बात ठान ली थी कि उसे तो 10वीं की परीक्षा देनी है और खुद का टाइम पास करना है, इसलिए ज्योति भी इन्हें नहीं रोकती और उन्हें लाइब्रेरी का रास्ता दिखा देती है। वहाँ पर उनकी मुलाकात लाइब्रेरियन से होती है जो कि उन्हें 10वीं की बुक्स के बारे में बताता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बिमला देवी पर, जो कि इस वक्त इलेक्शन में खड़े होकर खुद की एक मूर्ति बनवाना चाहती थी। तो आरपी टंडन उनसे कहता है कि मैडम जी अभी तक आपने प्रदेश के भलाई के लिए कोई काम ही नहीं किया और पहले मूर्ति बनवा रहे हो, तो पब्लिक तो आप पर गुस्सा होगी। जिस पर बिमला जी कहती है, अरे टंडन तू तेरा काम कर काम, अगर तूने मेरे किसी काम में अड़ंगा डाला तो तेरे को जॉब से निकलवा दूंगी। अब बेसिकली टंडन जी आईएएस थे, उन्होंने काफी ज्यादा स्टडीज कर रखी थी और अपनी काबिलियत के दम पर वो सेक्रेटरी बने थे, लेकिन वो उस जॉब को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए कभी चौधरी जी की तो कभी बिम्बो जी की बात ही सुना करते थे। एक दिन ज्योति देशवाल चौधरी जी को लाइब्रेरी में सोता पाती है और उसे सतपाल से जगवा कर कहती है कि अगर इस तरीके से तुम टाइम वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें एग्जाम नहीं देने दूंगी, और जो आप ये ढोंग रचा रहे हो ना कि आप 10वीं पास करोगे, ये मैं सब जान चुकी हूँ कि ये सब आपके काम चोरी के बहाने हैं। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे सोते हुए मिले तो कुर्सी बनाने से भी बदतर काम दूंगी। अब अपनी इतनी बुरी बेइज्जती हो जाने के बाद में गंगाराम सचमुच ही डिसाइड कर लेता है कि अब वो दिल से पढ़ाई करेगा। तभी वो रात को एक किताब
खोलकर पढ़ाई करने लगता है, जिसमें हिस्ट्री की किताब में ये लिखा था कि जो इतिहास नहीं पढ़ता एक दिन वो खुद इतिहास बनकर रह जाता है। अब तो गंगाराम जी किताब पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उस किताब के कैरेक्टर्स उन्हें अपनी रियल लाइफ में नजर आते हैं, जहाँ पर एक वक्त वो होता है जब साइमन गो बैक के नारे लगवाए जा रहे थे लाला लाजपत राय की तरफ से, और चौधरी जी भी अब अपनी कल्पना के अंदर वहीं पर पहुंच चुके थे और अब कहीं उन पर हमला ना हो जाए इसलिए वो उनकी जान बचाकर उन्हें साइड में ले आते हैं। तो लाजपत राय जी उनसे पूछते हैं कि आखिर आप कौन हो, तो वो बताते हैं कि बस सीएम चौधरी। तो पूछते हैं कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं 10वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ। वेल दैट वाज अ फनी आंसर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर अगेन बिम्मो जी अपने चौधरी जी से मिलने के लिए आती है। तो वो कहते हैं कि प्लीज बिम्मो कैसे भी कर रहा मन यहाँ से निकाल। तो यहाँ पर बिम्मो जी काफी चालाक गेम प्ले करती है और कहती है कि अगर आप मानसिक रोगी का बहाना बनाओगे तो पुलिस कस्टडी में से आपको जल्दी निकलवा देंगे और हॉस्पिटल में तो हमारी घनी जान पहचान है, तो वहाँ से तो आपको घर हैंड टू हैंड ले आएंगे हम। इस चक्कर में चौधरी जी पूरे पुलिस स्टेशन में पागलपन की हरकतें करते फिरते हैं, लेकिन तभी उनकी चालाकियों को पकड़ने के लिए ज्योति उनसे कुछ सवाल पूछती है कि आखिर कितनी सीटों की जरूरत होती है सीएम बनने के लिए। तो गंगाराम जी अपना पुराना सारा दिमाग लगाकर बताते हैं, रात 2014 में 30 सीटों में इतने पद में इतने फलाने मिले थे, उसके बाद में 2018 में ये हुआ था वो होता, और अभी जीतने के लिए इतने चाहिए इतने मेरे हो गए और सारे करके रख दूंगा मैं। लेकिन यही तो गंगाराम जी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि ये सारा खेल तो मैथमेटिक्स पर डिपेंड था, जिससे उनकी ये चाल भी नाकामयाब होती है। लेकिन जाते वक्त ज्योति उनसे एक बात और कहती है कि क्या आपको इतना भी नहीं पता कि मानसिक रूप से अस्वस्थ नेता कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लीजिए कि अगर मैं आपको पागल खाने भिजवा भी दूं तो क्या आप वापस अपने घर जाकर चुनाव लड़ पाएंगे? जरा सोच कर देखिए इस बारे में। तब जाकर चौधरी की बत्ती जलती है और उसको याद आता है कि अच्छा ये सारा किया धरा उसकी लुगाई का है। वो नहीं चाहती कि अब उसका पति वापस से सीएम की पोस्ट पर आ जाए। देखा जाए तो इस बात का उन पर काफी बड़ा असर पड़ा, तो उन्हें बहुत जोर का धक्का लगता है और तभी वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब उनकी जान बचाने के लिए ज्योति देसवाल उन्हें सीपीआर देती है। हालांकि उस वक्त उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और चौधरी जी की जान बच जाती है, लेकिन सीपीआर देने की बात अब बिम्मो जी तक भी पहुंच चुकी थी और वो बार बार चौधरी जी को टॉन्ट मार रही थी, कह रहा आपको तो लुगाइयों को चूमने की आदत हो गई है, जाओ जाओ घुसो उस पुलिस वाली में। तो ज्योति कहती है कि मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे करना चाहिए था, मगर बिम्मो जी नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और अब तक चौधरी जी की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी थी। यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आरपी टंडन और उनका छोटा भाई आता है और वो कहते हैं कि क्यों ना हम शिक्षा मंत्री को घूस खिलवा कर आपके 10वीं की परीक्षा में आपको अव्वल दर्जे का पास करवा कर यहाँ से निकलवा दें। मगर इस बार चौधरी जी का जवाब कुछ और था। वो कहते हैं कि मुझे इस बार घूसखोरी नहीं बल्कि ईमानदारी करनी है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मगर अब चुनौती थी उन सभी सब्जेक्ट्स की जो कि उनके सामने थे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, जहाँ पर मैथमेटिक्स का बीड़ा उठाता है घंटी और चौधरी जी को पॉलिटिक्स की भाषा में ही मैथमेटिक्स समझाने लगता है। फिर बारी आती है साइंस की, जहाँ पर ईमानदार उसकी हेल्प करता है क्योंकि उसे केमिकल्स की अच्छी परख थी और वो एक इंजीनियर भी था। फिर बारी आती है इंग्लिश की, जहाँ पर लाइब्रेरियन उसकी मदद करता है। मगर दिक्कत की बात थी हिंदी में, क्योंकि जब वो हिंदी पढ़ते थे तो अक्षर मानो उनके सर से निकल जाया करते थे। वेल यहाँ पर एक और मूवी का बहुत ही बड़ा रेफरेंस दिया गया है जिसका नाम है तारे ज़मीं पर। उस मूवी में एक बच्चे की स्टोरी थी जिसका नाम था ईशान नंद किशोर अवस्थी, जिसे की प्ले किया था दर्शिल सफारी ने और कहानी के लीड रोल में थे आमिर खान। इस मूवी के अंदर एक वक्त ऐसा था जहाँ पर उसे भी हिंदी के शब्द और अक्षर लिखने में प्रॉब्लम्स होती थी। इस बीमारी को कहा जाता है डिसलेक्सिया। इसमें वो पर्सन अपने शब्दों और अक्षरों को ठीक से रिलेट नहीं कर पाता, उन्हें उन ऑब्जेक्ट्स के साथ में जोड़ नहीं पाता जिससे कि वो रिलेट करते हैं। और इस मूवी में आमिर खान के थ्रू ही ये बताया गया था कि अभिषेक बच्चन जो कि आज धूम मूवी के हीरो बने फिर रहे हैं, मगर एक वक्त पर उन्हें भी यही बीमारी थी और यही रीजन था कि अभिषेक बच्चन ने इस मूवी को साइन किया ताकि वो लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा कर सकें कि कोई भी कमजोरी तब तक कमजोरी नहीं रहती जब तक हम उसे हमारी नाकामी से नहीं जोड़ लेते। अगर एक बार सोच लिया कि कर सकते हैं तो सब कुछ आसान है। वेल जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। हिंदी की चल रही दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए जेल का ही एक कैदी चौधरी जी के पास आता है और बताता है कि मुझे आपकी जात की एक लड़की से प्यार है, मगर दिक्कत इस बात की है कि उसकी जात वाले मेरी जात वालों से शादी नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आप सीएम आप कुछ कहें तो बात बन सकती है। इन दोनों की ही नीड्स आपस में एक दूसरे से फुलफिल हो सकती थी क्योंकि उस बंदे को हिंदी काफी अच्छी आती थी और चौधरी जी का दबदबा काफी ज्यादा था, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। मगर फिर भी कहीं
ना कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही थी, तब ज्योति खुद उन्हें हिंदी की शिक्षा देने के लिए आती है और ह से हाथी नहीं बल्कि हाथी से ह को सिखाती है, स से सड़क को नहीं बल्कि सड़क से स को सिखाती है, ट से टमाटर को नहीं बल्कि टमाटर से ट को सिखाती है। वहीं पर अब ये खबर टंडन और साथ ही बिम्मो जी तक भी पहुंच चुकी थी कि अब गंगाराम चौधरी जी अपनी 10वीं की परीक्षा देंगे। अब जहां कहानी में एक तरफ 10वीं की परीक्षा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इलेक्शंस भी चल रहे थे और इन्हीं दिनों में परीक्षा दे लेने के बाद में चौधरी जी की बेल भी हो जाती है। अब यहाँ से बेल पाकर वो जाते हैं सीधा पार्लियामेंट में और कहते हैं कि बिम्मो अब तेरा सीएम बनने का टाइम खत्म हो चुका है, तूने जितनी मनमानी करनी थी कर ली। लेकिन सबसे ट्विस्टिंग बात ये थी कि आज की तारीख में बिम्मो ने सारे एमएलएस को अपने अंडर कर लिया था और अब कोई भी चौधरी को अपना सीएम नहीं बनवाना चाहता था, क्योंकि अभी उस पर एक अनपढ़ गवार होने का आरोप जो लगा था। लेकिन क्या करे, चौधरी तो चौधरी था। उसने सोचा कि क्यों ना अपने ही लोगों को थोड़ी दारू पिलाकर और थोड़े पैसे खिलाकर अपनी ओर वापस खींच ले। मगर ये लोग अब उसका दामन छोड़ चुके थे। हर किसी का बस यही कहना था कि चौधरी जी अब आपकी इमेज जा चुकी है, कोई भी अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए हम भी आपके साथ नहीं। अगर हमने आपको सपोर्ट किया तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। अब नहीं चाहते हुए भी चौधरी के पास संदीप के साथ हाथ मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। संदीप देखा जाए तो बेसिकली अपोजिशन पार्टी से था, मगर फिर भी वो चौधरी जी की बात को टालता नहीं है और उनके साथ इलेक्शन में बिम्मो के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद बारी आती है इलेक्शंस की और इस वक्त हरित प्रदेश पार्टी में बिम्मो जी को मिले थे करीब 63 वोट्स और युवा स्वराज पार्टी की तरफ से गंगाराम चौधरी को मिले थे 38 वोट्स। मगर काउंटिंग अभी भी जारी थी। मगर तभी चौधरी जी को याद आता है कि आज इलेक्शन का दिन तो है ही, मगर साथ में 10वीं की परीक्षा के परिणाम का दिन भी है, इसलिए वो जुडिशियल कस्टडी में वापस जाता है और जाकर अपने परिणाम को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि फाइनली उसने अपनी 10वीं पार कर ली है और जाते वक्त ज्योति देसवाल को वो अपने हाथों द्वारा बनाई गई कुर्सी भी भेंट में देकर जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका आज ये 10वीं का सपना पूरा हुआ था। कुछ ही टाइम बाद में इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है, जहां पर ये पता चलता है कि गंगाराम चौधरी उस इलेक्शन को जीत गए हैं और वापस से सीएम के पद पर आ चुके हैं। मगर इस बार बिम्मो जी उनके सामने सीना तानी नहीं बल्कि हाथ जोड़कर खड़ी थी और उनसे पूछती है कि मैंने गलती तो करी है, पर क्या आप आज भी मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकारते हैं? तो चौधरी जी बड़े ही विनम्र रूप में उन्हें आंसर करते हैं और बताते हैं कि बिम्मो, कुर्सी की गर्मी सबको पिघला देवे, तू क्या चीज है। मैंने कई सालों तक ये राजनीति देखी है, एक बार तो सबका दिमाग घूमे करे। खैर अच्छी बात है कि तेरा दिमाग फिर से ठिकाने आ गया। यानी कि साफ तौर पर उनकी पत्नी का हक वो उन्हें दे देते हैं और इस बार सीएम के पद पर खुद खड़े होने की बजाय युवा स्वराज पार्टी की तरफ से संदीप को खड़ा कर देते हैं और बताते हैं कि इस देश को नए विचार और नई ताकत की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, जो कि संदीप जी से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। और खुद शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करके अपने प्रदेश में एक शांति का माहौल लेकर आते हैं। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।